मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पटवार भर्ती परीक्षा जो कि बहुत नज़दीक है और उसमें सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द। इससे ऊपर वाले सारे ही वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। देखिए, आज का जो ये हमारा टॉपिक है इसका नाम है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द यानी पूरे ही वाक्य के लिए एक शब्द हम काम में लेंगे। हिंदी भाषा बहुत ही बड़ी भाषा है, वृहद भाषा है, जिसको छोटा करना, संक्षिप्त करना हमेशा जो बहुत सारे लोग हैं इसमें हिंदी भाषा के उत्थान के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो भाषा को छोटा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शब्दों का भंडार है, तो इसका प्रयोग इसके लिए प्रमुख रूप से हुआ। सबसे पहला वाक्यांश के लिए जो एक उपयुक्त शब्द यानी इंग्लिश में जिसे वन वर्ड कह के पुकारते हैं वो क्यों प्रयोग में लाया जाने लगा? ताकि भाषा थोड़ी संक्षिप्त हो। जैसा कि हम हर बार ये ना बोलें कि जो नहीं मरता है उसे अमर कहते हैं, तो हर बार हम अमर शब्द से ये प्रकट कर देते हैं कि जो मरता नहीं है। और भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए भी इसका प्रयोग में लाया जाने लगा। तो इंग्लिश में जिसे वन वर्ड कहते हैं, हिंदी में उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक उपयुक्त शब्द यानी बिल्कुल सही सटीक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द, जो पूरा ही वाक्य जिस अर्थ को प्रकट करता है एक छोटा सा शब्द उसे प्रकट कर दे, उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज का हमारा जो वीडियो है ये PYQs पे रहने वाला है। सुपर 50 PYQs हम सॉल्व करेंगे। पटवार भर्ती परीक्षा में क्या क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रश्न पूछे गए वो भी हम सॉल्व करेंगे, और अदर परीक्षाओं के अंदर RPSC RSMMB ने क्या क्या पूछा वो हम सॉल्व करेंगे और एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और जैसा कि ये परंपरा रही है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पूरी संभावना है कि इसमें से भी प्रश्न रिपीट होंगे। चलिए हम पटवार भर्ती के PYQs से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हिंदी का शब्द भंडार अथाह है। आप जितना पढ़ेंगे उतना कम पड़ेगा, लेकिन PYQs एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो 2011, 15 और 21 के अंदर 3 बार अभी तक पटवार भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें से 11 वाली परीक्षा के अंदर ये टॉपिक हमारे उस समय के सिलेबस में नहीं था, इस कारण उस समय ये प्रश्न नहीं पूछा गया। 2015 की भर्ती परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था सेट ए में। चलिए हम देखते हैं हमें क्या पूछा गया। प्रश्न हमारा था, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द क्या है? ऐसा स्थान जहां आकाश और धरती आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सत्य नहीं है, आकाश और धरती कहीं मिलते नहीं हैं, पर बहुत दूरी से देखने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं। तो जिस स्थान पर वो कल्पना की जाती है उसे कहते हैं क्षितिज। हमारा आंसर होगा क्षितिज। बहुत ही आसान सवाल था। 2015 के सेट बी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। जो हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत अच्छे से जानता है, उसकी जानकारी रखता है, उसे समझता है, उसके नियमों को बनाता भी है और प्रयोग में भी लाता है, उसे वैयाकरण कहते हैं। हालांकि व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ और व्याकरण पंडित भी व्याकरण जानने वाले को कहते हैं। लेकिन जब ऐसा ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हो तो हमें वैयाकरण को ही टिक करना है। 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया, देखिए, प्रथम चरण जो कि 24 तारीख को 10वें महीने में 2021 को हुआ था, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? सार्थक नहीं है यानी जो शब्द गलत है हमें वही छांटना है। ऐसा है, प्रश्नों को घुमा करके पूछा जाता है। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा गलत है। जिसे जीता ना जा सके अजेय, बिल्कुल सही है। जिसे हम जीत नहीं सकते उसे अजेय कहते हैं। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन, यहाँ पे ये शब्द गलत लिखा है। देखिए, दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन नहीं होता है। पूर्वाहन शब्द तो क्या होता है? प्रातः काल का समय या दोपहर से पूर्व का समय।
प्रातः काल का समय जो है वो पूर्वाहन कहलाता है, और अपराहन, अपराहन शब्द जो है ये जो है दोपहर के बाद के समय को प्रकट करता है। तो हमारा आंसर यही होगा। हमें पूछा था गलत है, और जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत कहते हैं, ये सभी को पता है भली भांति। 2021 की पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर द्वितीय चरण के अंदर पेपर में पूछा गया वही रिपीटेशन अब वही रहेगा, बार बार आपको पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द सार्थक नहीं है, यानी जो गलत है हमें वो छांटना है। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर बिल्कुल सही है, जो रात को विचरण करते हैं। कुछ ऐसे पक्षी जैसे कि चमगादड़ है, उल्लू, ये सब निशाचर कहलाते हैं। जिसे सबके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ कहलाता है, बिल्कुल सही है। 12 महीनों में एक बार होने वाला, देखिए 12 मासा शब्द दिया है आगे। 12 मासा शब्द का अर्थ होता है जो हर महीने होता है, 12 महीने में 12 बार होता है, उसे 12 मासा कहते हैं। लेकिन अगर एक बार की बात कर रहे हैं तो एक बार, अगर साल में कोई चीज एक बार होती है तो उसे क्या कहते हैं? वार्षिक। जैसे कि वार्षिक परीक्षा तो साल में सिर्फ एक बार होती है, 12 महीने में एक बार होती है, उसे वार्षिक कहते हैं, न कि 12 मासा कहते हैं। ये गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें गलत ही पूछा गया था। और 5 मुखों वाला पंचानन कहलाता है, इसकी व्याख्या भी मैंने नीचे लिख दी है। देखिए पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के तृतीय चरण में क्या पूछा गया? वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पे भी वही पैटर्न है, यानी हमें क्या ढूंढना है? गलत चीज ढूंढनी है, जो सार्थक नहीं है वो हमें ढूंढनी है। पति धर्म ही जिसका व्रत हो, पतिव्रता यानी पति के धर्म की पालना करना ही जिसने व्रत के रूप में अपना लिया है वो पतिव्रता स्त्री कहलाती है। शोक की शुरुआत शोकांत, देखिए क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शोकांत नहीं होता है। शोकांत का अर्थ क्या होता है? शोक का अंत। जब शोक समाप्त हो जाता है उस सीमा को शोकांत कहा जाता है। शोक की शुरुआत तो शोक संवेदना, शोक की शुरुआत को क्या कहते हैं? शोक संवेदना या शोकानुभूति, ठीक है, शोकानुभूति कहलाती है। सुंदर आकार वाला सुडौल कहलाता है। हिंसा करने वाला हिंसक कहलाता है। हमें गलत पूछा था तो ये गलत है, ठीक है। शोक की शुरुआत को शोक संवेदना या शोक प्रकट करना कहते हैं। अब देखिए पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के हिंदी के चतुर्थ चरण में क्या प्रश्न पूछा गया? वही सार्थक नहीं है। जैसे ही ये शब्द आता है आपको ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए कि आपको गलत आंसर पूछा गया है। कड़वी बातें सुनने वाला, पहला नंबर ऑप्शन ही गलत है। देखिए कटुभाषी दिया है। कटुभाषी किसे कहते हैं? कड़वी बातें बोलने वाला, बोलने वाला कटुभाषी होता है। कड़वी बातें बोलने वाला तो क्या हो गया? कटुभाषी। और कड़वी बातें सुनने वाला, सुनने वाले को कहते हैं सहनशील, क्योंकि उसने बड़ी कड़वी बातें सुन ली। सहनशील कहते हैं या कहते हैं धैर्यवान। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें गलत पूछा था, यही हमारा गलत आंसर है। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश सही है। चौथा हिस्सा यानी चतुर्थांश यानी 1/4। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त कहलाता है। हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल भी कहलाता है, और इसे हम लेखाकार भी कहते हैं। ये तीनों ही सही है। हमें गलत आंसर पूछा था तो फर्स्ट नंबर गलत है। देखिए इसके अलावा लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अंदर 2011 से 2024 तक की भर्ती परीक्षाओं के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऊपर उसमें से सुपर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों की ये जो संकलन मैंने आपके लिए किया है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें देख करके आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से रिपीट होते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ये जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो देखिए एक तरफ वाक्यांश लिखे हैं और एक तरफ सार्थक शब्द लिखे हैं, हमें दोनों को मैच करना है। जंगल की आग, जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल, दाव अनल, दाव यानी जंगल, अनल यानी आग। पेट की आग को कहते हैं जठरानल, जठर प्लस अनल दीर्घ संधि से बना हुआ शब्द है। तो संधि और समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 ऐसे टॉपिक है जो मैंने हर बार आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाकर के जरूर देखें। यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। जठरानल, जठर यानी पेट, अनल यानी आग, पेट की आग। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है, खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। और पक्षियों का कलरव वाशित कहलाता है। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 और 1, ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर 2, 3, 4, 1 लिखा हो द नंबर पे है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं।
इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ये भी कैट की 2024 की 12वीं लेवल की परीक्षा में पूछा गया। एक तरफ वाक्यांश है, एक तरफ सार्थक शब्द है। आदि से अंत तक कहलाता है आद्योपांत। देखिए इस प्रकार ये प्रश्न पूछा गया है, आदि से अंत तक, तो आदि प्लस उप प्लस अंत, ठीक है। आदि का मतलब क्या होता है? शुरू यानी प्रारंभ से, अंत यानी समाप्ति तक। और उप यहाँ पे उपसर्ग के रूप में प्रयोग में लाया गया है, और यहाँ पे जो है आदि प्लस उप प्लस अंत आद्योपांत जो शब्द बना है वो यण संधि से बना है। जल से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण जो स्थान होता है उसे अनूप कहते हैं। छोटा जलाशय या दलदल, ऐसा स्थान जहां जल इकट्ठा हुआ उसे अनूप कहा जाता है। चोट खाया हुआ वो आहत कहलाता है, जिसे चोट लगी है या दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। तिनकों से बना हुआ घर यानी झोपड़ी या घोंसला, इस प्रकार का जो शब्द होता है उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है उटज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3 द पे लिखा हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, आदि से अंत तक, ये का ये शब्द आद्योपांत, ये जो शब्द है ये ऊपर लिखा हुआ था, यही का यही शब्द वापस रिपीट हुआ है। तो देखिए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आपको पता चल ही गया होगा। अंततो गत्वा यानी अंत तक जाने वाला, अनादि यानी जिसका कोई प्रारंभ ना हो, अनायास जिसका अर्थ क्या होता है? अचानक हुआ कार्य अनायास कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें भी मिलान करना है। ये भी 2024 की कैट परीक्षा में पूछा गया था। जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसे कहते हैं अद्वितीय। दूसरा नहीं है मतलब उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरे को द्वितीय कहते हैं, अ यानी नहीं है। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे कहते हैं अजात शत्रु। अजात का अर्थ क्या होता है? अजात शत्रु। अजात का मतलब जन्म ही नहीं हुआ, जिसके शत्रु का अभी तक जन्म नहीं हुआ, जिसके शत्रु का अभी तक जन्म नहीं हुआ उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो बहुत बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, और किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। मेरे कहने से ये 2 शब्द आपको रट के जाने हैं परीक्षा के लिए। पहला शब्द है कृतज्ञ और दूसरा शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? किए गए उपकार मानने वाला, यानी किए गए उपकार को मानने वाला। और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को न माने, मतलब आपने उसके ऊपर बड़े एहसान किए और वो आपको एहसान फरामोश होकर के कह रहा है कि आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, उसे कृतज्ञ कहते हैं हिंदी में। और जो आपकी किए गए उपकार को बहुत ज्यादा महत्व देता है, जो आपके एहसान को बहुत ज्यादा मानता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। ये दोनों शब्द आपको रट के जाने हैं। ये दोनों जो है विलोम शब्द भी है, कृतज्ञ और कृतज्ञ, और वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो हमारा आंसर देखिए, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 3rd और डी का 2। ये कहाँ लिखा हुआ है? द पे लिखा हुआ है। द हमारा आंसर रहेगा। 5वां प्रश्न देखिए, जो प्रतिदिन नहाता है, इतना सरल जो प्रश्न है पूछा गया कैट की परीक्षा के अंदर, तो उसे कहते हैं नित्य स्नायी। स्वच्छ किसे कहते हैं आपको बताइए? जो साफ सुथरा है। सागरिक किसे कहते हैं? सागर से उत्पन्न, जो चीज सागर से उत्पन्न होती है उसे सागरिक कहते हैं। और चिकित्सा किसे कहते हैं? ये भी एक नया शब्द है, आपको याद करके जाना है। काम करने की इच्छा, काम करने की जो इच्छा होता है उसे चिकित्सा कहा जाता है। 6वां नंबर प्रश्न देखिए, दूसरों के उपकार को न मानने वाला। ये देखिए, किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाया जाएगा? कृतज्ञ कहलाया जाएगा। ये भी कैट की परीक्षा में पूछा गया है। बहुत 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 बार आगे ये प्रश्न आपको देखने को मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये जो परीक्षा एजेंसी होती है ये जरूर पूछती है कृतज्ञ और कृतज्ञ, ठीक है ना। तो कृतज्ञ तो हमें पता ही है, कृतार्थ यानी किए हुए का अर्थ, और कर्ता कार्य करने वाला। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, पके हुए अन्न की भिक्षा क्या कहलाती है? ये भी कैट की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, पके हुए अन्न की भिक्षा को कहते हैं मधुकरी। मधु प्लस करी, 2 शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना है। मधु यानी मधुमक्खी और करी यानी उसके समान कार्य करना। जिस प्रकार से मधुमक्खी क्या करती है, अलग अलग फूलों पे जाती है और थोड़ा थोड़ा रस संकलित करती है, उसी प्रकार से
साधु सन्यासी लोग जो होते हैं वो गृहस्थों के घर जाते हैं और थोड़ा थोड़ा अन्न इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं मधुकरी, और वही वो भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए मधुकरी शब्द का अर्थ क्या है? भिक्षावृत्ति जो साधु सन्यासी करते हैं, जिसमें प्रत्येक घर से थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, इसे भिक्षु द्वारा अपनाई गई भिक्षावृत्ति के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, पके हुए अन्न की भिक्षा मधुकरी कहलाती है। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी हुआ ही नहीं, उसे कहते हैं अभूतपूर्व। भूतपूर्व किसे कहते हैं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी जो पहले राष्ट्रपति थे, जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें भूतपूर्व कहते हैं। लेकिन जो कभी घटना आज तक हुई ही नहीं, उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। अग्रिम तो आपको पता ही है, आगे रहने वाले को अग्रिम कहते हैं। अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके, वो अज्ञेय कहलाता है। अपरिमेय, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मापा न जा सके, जिसे हम नहीं माप सकते, उसे अपरिमेय कहते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है। देखिए मैंने सभी भर्ती परीक्षाओं के नाम उनके आगे लिख दिए प्रश्नों के आगे, ताकि आपके लिए सहूलियत रहे। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अवलोकन कर सही वाक्यों की पहचान कीजिए। 5 वाक्य हमें पढ़ने, 5 वाक्य दिए हैं, उसमें से जो गलत वाक्य हैं वो हमें नहीं देखने, हमें ये देखना है कि कौन कौन सा सही है। देखिए सबसे पहला वाक्य है, जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसे क्या क्या कह सकते हैं? उसे कह सकते हैं आत्महंता, या कह सकते हैं आत्मघाती। जो स्वयं की हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती, आत्महंता कहते हैं, ये सही बात है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे असंभव कहते हैं, बिल्कुल नहीं, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना, मतलब जितनी बात है उसे 4 बातें एक्स्ट्रा लगा करके बोलना, इसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुर कहते हैं, बिल्कुल सही। आपने जीके में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अंतःपुर जो है रानियों के रहने का स्थान होता है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनिमंत्रित कहते हैं, बिल्कुल गलत। उसे क्या कहते हैं? सभी को पता है, उसे क्या कहते हैं? अनियंत्रित। अनियंत्रित, न कि अनिमंत्रित। यहाँ अनिमंत्रित लिखा है जो गलत है। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब आप बड़े जो है रोमांचित हो गए हैं। ठीक है। रोम प्लस अंचित, रोम यानी ये जो बाल हैं शरीर के, उसे रोम कहते हैं, और अंचित यानी खड़े हो जाना। तो हमारा कौन कौन सा सही वाक्य था? ए, सी और ई। ए, सी और ई कहाँ लिखा है? अ पे लिखा है, हमारा यही आंसर होगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, वाक्यांश और शब्दों को मैच करना है। तो देखिए, जिसका कोई कारण ना हो, जिसका कोई कारण ही नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अकारण, बिना कारण के। सदैव रहने वाला शाश्वत कहलाता है। और शाश्वत का विलोम शब्द भी आपको याद रखना है कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? ये है शाश्वत, और शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? नश्वर। शाश्वत यानी जो हमेशा रहेगा, नश्वर यानी जो नष्ट हो जाएगा। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, ये ऊपर वाली परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था। और विज्ञान की जानकारी रखने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं, यानी ये बहुत ही सरल प्रश्न था। तो इसका आंसर होगा ए का 4, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 2nd, जो कि द पे लिखा हुआ है। ये क्लर्क ग्रेड 1st और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, वही वाक्यांश और शब्द को हमें मिलान करना है। जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अग्रज। अब देखिए, ये भी आपको याद रखना है, अग्र यानी पहले और अनु यानी पीछे या बाद में। ये भी हमें शब्द याद रखना है। अग्र यानी पहले, अग्र के साथ में ज लग गया तो ज का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। अग्र के साथ में ज लग गया यानी पहले जन्म लेने वाला, अनु के साथ में ज लग गया यानी बाद में जन्म लेने वाला। ये दो तीनों चीजें आपको रट के जानी है। किए गए उपकार को भूल जाने वाला, जो मैंने आपको बार बार रटाया, उसे क्या कहते हैं? जो भूल जाता है, जो नहीं मानता। कृतज्ञ, जिसका जन्म पीछे हुआ हो। देखिए ये शब्द मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। अग्र और अनु याद रखना है। अग्र यानी पहले, अनु यानी बाद में। जो बाद में जन्म हुआ है अनुज कहलाता है। किए हुए के उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो देखिए 2, 3, 4 और 1 ये ब पे लिखा है। तो 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्र से हटकर दूर जाता हो, उसे कहते हैं केंद्रा अपसारी। तो देखिए यहाँ पे 2-3 शब्द है। पहला शब्द है
अपसारी, दूसरा है अभिसारी, और तीसरा क्रमागत, और चौथा है अभिमुख। देखिए एक ही जैसे दिखने वाले ये तो 3-4 शब्द हैं, इनको हम समझ लेते हैं। अपसारी का अर्थ क्या होता है? फैलना या दूर जाना, दूर जाना। अभिसारी का मतलब क्या होता है? केंद्र की तरफ आकर्षित होना, केंद्र की ओर। अभिसारी। अभिमुख का मतलब केंद्र से बाहर की तरफ फेंकना, बाहर की ओर। तो ये तीनों शब्दों का आपको ध्यान रखना है। केंद्रापसारी, केंद्र से हटकर दूर जा रहा है तो वो केंद्रापसारी। केंद्र की ओर जा रही है किरणें तो केंद्राभिसारी। क्रमागत शब्द का अर्थ सभी को पता है, क्रम से आया हुआ क्रमागत कहलाता है। केंद्राभिमुख यानी केंद्र से बाहर की तरफ जो जा रही है चीज उसे केंद्राभिमुख कहते हैं। हमारा आंसर अ रहेगा। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, जिसे किसी विवाद में नहीं पड़ना, किसी गुट में नहीं पड़ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तटस्थ। तटस्थ यानी वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्लर्क ग्रेड सेकंड में परीक्षा में पूछा गया। अपराहन शब्द जो ऊपर रिपीट हुआ था वापस आया, बताइए। अपराहन और पूर्वाहन शब्द मैंने आपको बताए थे। पूर्वाहन का अर्थ क्या होता है? पूर्वाहन का अर्थ होता है प्रातः काल का समय। अपराहन क्या होता है? दोपहर के बाद का समय, 12 बजे के बाद का समय। 15वां नंबर प्रश्न, सूची 1-2 को मिलान करना है। देखिए, अकथनीय। अकथनीय यानी जो कहा ना जा सके, यानी जो कहने लायक बात नहीं है, उसे कहते हैं अकथनीय। और अनेर, बिना देख रेख का जानवर, ऐसा जानवर जिसको आपने पालन पोषण कर लिया लेकिन उसकी देखरेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकथित, जो कहा ही नहीं गया। ये 2 शब्द जो हैं इसको आप देखेंगे तो एक तो है अकथित और एक है अकथनीय। ठीक है, अकथनीय यानी जो कहने योग्य न हो, यानी जिसको कहा नहीं जा सकता, जो कुछ ऐसी बातें होती है जो कहने लायक नहीं होती है तो उसे कहते हैं अकथनीय। और अकथनीय, अकथित, जो कहा नहीं गया, यानी जिसको कहना था लेकिन अभी तक कहा नहीं, वो अकथित कहलाएगा। अप्रगल्भ, सुस्त, जो बढ़ चढ़कर ना बोले, बढ़ चढ़कर बोलता है उसे प्रगल्भ कहते हैं, और अप्रगल्भ उसे कहते हैं जो बढ़ चढ़कर बात नहीं करता। तो हमारा आंसर जो होगा देखिए, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का सेकंड। तो ये हमारा ब नंबर आंसर है। सुपरवाइजर वुमेन 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, ये भी सुपरवाइजर वुमेन में पूछा गया है। जो हर वस्तु को नश्वर मानता है उसे अनित्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनित्यवादी। यथार्थवादी तो आप सभी को पता होगा, जो यथार्थ में विश्वास करता है, सच्चाई जो सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसी पे विश्वास करता है, उसे यथार्थवादी कहते हैं। वैरागपंथी जो वैराग्य पर विश्वास करता है, कहता है वैराग्य करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। अस्तित्ववादी जो अस्तित्व की बात करते हैं। यहाँ अनित्यवादी है जो नित्य, अनित्य यानी जो चीज को मानता ही नहीं है, वो मानता है हर चीज को नश्वर है, ये दुनिया समाप्त होने वाली है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, आदित्य का शब्द का अर्थ हमें पूछा गया है सुपरवाइजर वुमेन 2024 के अंदर। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, वह स्त्री जिसे अधिकार पूर्वक प्राप्त किया गया हो वो कहलाती है वधू। वधू यानी दुल्हन, जिसे अधिकार पूर्वक पति अपने घर लेकर के जाता है। अधिकार प्राप्ति के पश्चात परित्यक्त वस्तु यानी एक प्रकार से त्याग पत्र। आपको अधिकार तो प्राप्त हो गया, उसके बाद में आपने अपनी मर्जी से उसे त्याग दिया, त्याग पत्र कहलाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का कहलाती है। और विधायिका द्वारा अधिकृत संपत्ति तो क्या कहलाती है? अधिसंपत्ति। यानी विधायिका ने जिसे आपको बिल्कुल स्वीकृत करके दे दिया है उसे अधिसंपत्ति कहते हैं। तो देखिए, हमने चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बड़ी मेहनत की जा रही है। घूमने फिरने वाले साधु के लिए प्रयुक्त एकल शब्द क्या कहलाता है? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी ऑफिसर जो परीक्षा हुई थी 2024 की, उसके अंदर पूछा गया था कि घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहते हैं। तो आंसर हमारा होगा परिवारजक। परिवारजक का अर्थ होता है घूमने फिरने वाला साधु, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता रहता है? यात्राएं करता रहता है। यायावर और घुमंतु ये दोनों ही शब्द एक अर्थ को प्रकट करते हैं, जो कि अपने, यायावर किसे कहते हैं? अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं।
और घुमक्कड़ किसे कहते हैं? घुमक्कड़ जो मतलब कोई मजबूरी नहीं है, बस अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे हैं, उसे घुमक्कड़ कहते हैं। और यायावर और घुमंतु उसे कहते हैं घुमंतु परिवार। जैसा कहते हैं ना घुमंतु परिवार, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। आजीविका या पशुचारण या कृषि, उसे यायावर या घुमंतु कहते हैं। घुमक्कड़ अपनी इच्छा से घूमता है और परिवारजक जो घूमते रहते हैं साधु, उन्हें परिवारजक कहते हैं। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, ये पूछ रहे हैं कि पथ्य के लिए क्या शब्दांश आया है? राह में चलने वाले हम सफर को क्या कहते हैं? हम कहते हैं सहयात्री, जो हमारे साथ यात्रा करते हैं। पथ में आने वाली बाधाएं बाधाएं ही कहलाती है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे कहते हैं अपथ्यकारी, ठीक है। और जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे हम कहते हैं पथ्य या पथ्यकारी। यही हमारा आंसर है। तो जो भोजन रोगी के लिए उचित है, यहाँ पे द होगा, ठीक है, द आंसर है। रोगी के लिए जो उचित है लाभदायक है। पथ्य शब्द का अर्थ होता है लाभदायक। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1-2 को मिलान करना है। जिसके शेखर पर चंद्र हो, शेखर यानी सर पर चंद्र हो, उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। और शिव का उपासक कहलाता है शैव। तो बिल्कुल सरल प्रश्न था, तो हमने फटाफट से मिलान कर लिया है। तो देखिए 3-4-2-1, 3-4-2-1 जो है ब पे लिखा हुआ है। सुपरवाइजर वुमेन में परीक्षा में पूछा गया था। 2021 सूची 1-2 को मिलान करना है। किसी वस्तु का चौथा भाग, ये मैंने ऊपर भी बताया था, चतुर्थांश यानी 1/4 हिस्सा किसी चीज का कहलाता है। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। जिसके 4 पैर होते हैं उसे चतुष्पद कहते हैं। और किसी भी महीने के पक्ष की 14वीं तिथि चतुर्दशी तिथि कहलाती है। तो 3-4-1-2 हमारा आंसर होगा ब। 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं, सूची 1-2 का मिलान करना है। जो काल को जीत ले वो क्या कहलाता है? कालजयी। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, उसे क्या कहते हैं? अनुज। अनु का अर्थ क्या होता है? बाद में। रात्रि और संध्या के बीच की बेला गोधुली वेला कहलाती है, जिस समय पशु पक्षी सब अपने स्थान की ओर लौटते हैं। जो चिंता से रहित हो उसे निश्चिंत कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड, जो कि स पे लिखा हुआ है। ये सुपरवाइजर वुमन आंगनवाड़ी वर्कर 2024 में पूछा गया था। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, ये भी इसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जहां खाना मुफ्त मिलता है, यहाँ ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे खाना फ्री में मिलता है? ऐसे स्थान को कहते हैं सदाव्रत। क्या औषधालय में मिलता है? औषधालय तो आपको पता ही है, हॉस्पिटल को कहते हैं जहां औषधियां मिलती है। अन्नागार यानी अन्न रखने का स्थान, भंडारण। और बुभुक्षा तो आपको पता ही है, खाने की इच्छा। सदाव्रत उस स्थान का नाम है जहां पे ये संकल्प लिया जाता है कि नित्य भूखों और गरीबों को भोजन बांटा जाएगा। ये एक प्रकार का व्रत है जिसमें प्रतिदिन भोजन खिलाने का संकल्प लिया जाता है। इसे सदाव्रत या सदाव्रत भी कहा जाता है। इसका शुद्ध रूप जो है ये है सदाव्रत, जो कि आपके परीक्षा में पूछा गया। ये शुद्ध रूप नहीं था। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू 2023 के अंदर पूछा गया है। अपरिमेय शब्द, ये ऊपर भी आया था, ये शब्द वापस आया है। जिसे मापा जा सके उसे क्या कहते हैं हम? परिमेय। जिसका कभी वर्णन हो सके तो वर्णनीय। जिसका कोई परिमाप ना हो उसे कहते हैं अपरिमेय, ठीक है। जो कभी परम ना कहा जा सके ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है। स नंबर आंसर हमारा है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू 2023 में पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, सबसे छोटा भाग जो है पदार्थ का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परमाणु। अब देखिए ये जो चारों शब्द है इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे छोटा मॉलिक्यूल, जो सब पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा, जैसा कि आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, वो परमाणु होता है। अणु क्या होता है? एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु, और अणुओं से मिलकर बनता है कण, और कणों से मिलकर बनता है सूक्ष्माणु। तो सबसे छोटा कौन हो गया? परमाणु। उससे बड़ा क्या हो गया? अणु। उससे बड़ा हो गया सूक्ष्माणु और कण। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, अनंतर शब्द के लिए क्या शब्द आया है? जिसके मध्य बिल्कुल अंतर ना हो उसे क्या कहते हैं? अविच्छिन्न। अविच्छिन्न, जैसा मैंने आपके लिए डिटेल नीचे भी लिख दिया, अविच्छिन्न या लगातार बोलते हैं। जो बिना अंतर के घटित हो उसे ही कहते हैं अनंतर। अंतर स्पष्ट होने के बाद की स्थिति, जब हमें पता चल जाता है कि किसका क्या अलग अलग डिफरेंस है, उसे निष्कर्ष कहते हैं। और निरंतर अंतर प्रकट होने का क्रम पुनरावृत्ति कहलाता है। इसके लिए मैंने आपके नीचे भी लिख दिया है। अगर आपको किसी शब्द में डाउट है
तो कमेंट जरूर करें। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू 2023 में पूछा गया था, वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो। तो संस्कृत की किताबों के अंदर ऐसा पाया जाता है जिसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। गीति नाट्य उसे कहते हैं जिसमें नाटक होता है जो कि गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। गद्य पद्य काव्य के दो प्रकार होते हैं। मिश्रित काव्य भी एक प्रकार का काव्य होता है जिसमें दोनों पाए जाते हैं, लेकिन गद्य पद्य मिश्रित रचना जो होती है वो चंपू कहलाती है। 28वां नंबर प्रश्न, जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ज्ञानी तो ज्ञान रखने वाला होता है, बहुज्ञ जो बहुत ज्यादा जानता है, दूरगामी जो बहुत दूर की सोचता है। 29वां नंबर प्रश्न देखिए, जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू के अंदर पेपर में पूछा गया, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है। उपकारों को मानता है, जो किए हुए उपकारों को क्या करता है, मानता है, वो क्या कहलाता है, कृतज्ञ। और जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ। और आए हुए को आगत कहते हैं। ये बिल्कुल सरल है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, आपको जरूर रट के जाना है। कृतज्ञ और कृतज्ञ ये दोनों रट के ही जाना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो है इसका आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 है, ये हमारे ब नंबर ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा ही नहीं की गई हो, सुपरवाइजर वुमेन की परीक्षा में पूछा गया है, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का अर्थ यही होता है कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी और वो अचानक से कार्य हो गया। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने है, अनायास यानी अचानक, और आशित यानी भोजन, जो भोजन होता है, भोजन का जो हिस्सा हम छोड़ देते हैं उसे आशित कहते हैं। 31वां नंबर प्रश्न देखिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। सुपरवाइजर वुमेन, जिसका वर्णन नहीं हो सकता तो वो अवर्ण्य कहलाता है, अवर्णनीय कहलाता है। अल्पभाषी किसे कहते हैं, जो कम बोलता है। अभेद्य किसे कहते हैं, जिसे भेदा नहीं जा सकता। और दर्शनीय किसे कहते हैं, जो देखने योग्य हो। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निस्संतान। वैसे इन तीनों शब्दों का अर्थ मैं बता देती हूँ। निष्प्रह का अर्थ क्या होता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, जिसकी कोई चाहत नहीं होती है। बांझ किसे कहते हैं, कि जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो। और कलंकिनी किसे कहते हैं, जिसपे कुछ अपमानित शब्द लगाए हों उसे कलंकिनी कहते हैं। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, जेएलओ की परीक्षा के अंदर 2023 के अंदर जनरल हिंदी इंग्लिश के पेपर में पूछा गया, असंगत विकल्प, यानी असंगत विकल्प का अर्थ हमें याद रखना है। गलत हमें पूछा गया है। जो पहले का हो, अभूतपूर्व, यही पहला ही गलत है। जो पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है उसे हम किस नाम से जानते हैं, भूतपूर्व नाम से जानते हैं। अभूतपूर्व जो पहले कभी हुआ ही नहीं, यही हमारा आंसर है, गलत है। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य कहलाता है। जो कार्य कष्ट सहन करके किया जाता है कष्ट साध्य है। और जो आंखों के सामने होता है प्रत्यक्ष, ये तीनों ही सही है। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, यायावर शब्द, ये यायावर की व्याख्या भी मैंने आपको ऊपर करके बताई थी। जो ध्यान लगाकर बैठता है, क्या वो यायावर कहलाता है, बिल्कुल नहीं, उसे कहते हैं ध्यान मग्न। वाणी पर नियंत्रण रखने वाला क्या कहलाता है, वाग पटु, ठीक है। जो बहुत सोच विचार कर बोलता है उसे कहते हैं धैर्यवान। और जो एक जगह टिक कर नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं, यायावर। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 के अंदर पूछा गया था कि बातों का अटकल बच्चू मतलब निकालने वाला। अब ये आपने नया ही शब्द सुना होगा, मेरे हिसाब से ये पढ़ा नहीं होगा। देखिए एक अलग प्रकार का शब्द है जिसका नाम है लाल बुजक्कड़। लाल बुजक्कड़ शब्द जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि आपको जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप इस प्रकार से प्रदर्शित करते जिस प्रकार से आपके जैसा ज्ञान किसी के अंदर है ही नहीं। यानी बातों का सही अर्थ ना निकाल करके उसका कुछ अलग ही अर्थ निकालना और लोगों को भी भ्रमित करना, उसे लाल बुजक्कड़ कहते हैं। देखिए मैंने आपके लिए व्याख्या कर रखी है यहाँ। बातों का अटकल पच्चू और मूर्खतापूर्ण अर्थ निकालने वाले व्यक्ति को लाल बुजक्कड़ कहते हैं। ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो वास्तव में जानता तो कुछ भी ना हो, फिर भी अटकल पच्चू और ऊट पटांग अनुमान लगाकर दुरूह यानी मुश्किल बातों का कारण और समस्याओं का समाधान करने में नहीं चूकता। उसे कुछ आता नहीं है, लेकिन वो बताता है कि मेरे जैसा तो कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं। मूर्ख अगम्य बातों को समझने का दावा करता है। उच्च कोटि का बेवकूफ जो मूर्ख अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा गर्व करता है उसे क्या कहते हैं, लाल बुजक्कड़ कहते हैं। सामान्य हिंदी लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, डेढ़ होशियार। ये डेढ़ होशियार जो होता है ये अपने आप को बड़ा बताता है। और बातुल तो आपको बताइए, बातें करने वाला, चुगलखोर जो चुगली करता है, और छिद्रान्वेषी जो हर चीज के अंदर कमी निकालता है। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, कैट 2022 के अंदर पूछा गया, आपाद मस्तक शब्द क्या है, आपाद मस्तक। पाद का अर्थ होता है पैर और मस्तक का अर्थ होता है सिर, तो पैर से सिर तक ये हमारा आंसर होगा।
मस्तक झुकाने वाला नतमस्तक कहलाता है, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर और आलोचना करने योग्य आलोच्य कहलाता है। एक एक शब्द की व्याख्या मैंने आपके लिए कर ली है ताकि इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर पूछा जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। देखिए स्थानापन्न शब्द यानी इसके लिए जो सही शब्द आना चाहिए था वो गलत कौन सा है? मांसल और मोटा शरीर स्थूलकाय कहलाता है, बिल्कुल सही। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया। प्रत्येक कार्य में देरी करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। कम भोजन करने वाला मिताहार कहलाता है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या, ये गलत शब्द है। इसके लिए मैंने आपको ऊपर बताया था आत्महंता या आत्मघाती, ये शब्द शुद्ध होता है आत्महंता या आत्मघाती। देखिए आत्महत्या एक क्रिया है। आत्महत्या क्या है? एक खुद को मारने की जो क्रिया है उसे आत्महत्या कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को मारने का प्रयत्न करता है उसे आत्महंता कहा जाता है। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू। जो स्वयं सिद्ध हो जाता है उसे स्वयं सिद्ध कहते हैं। सहजात जो साथ में उत्पन्न होते हैं। प्रत्युत्पन्न यानी तुरंत जो उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न के बाद तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया। 39वां नंबर प्रश्न देखिए, किस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं आया? हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया है। अत्यधिक सुंदर और प्रिय को अतिकांत कहते हैं, बिल्कुल सही है। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली अरुणा कहलाती है। अंगूठे और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका, ये गलत है। अनिश्चित जीविका आकाशवृत्ति कहलाती है। देखिए अब मैं आपको पांचों अंगुलियों के नाम बता रही हूं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। ये है अंगुष्ठ, अंगूठे को क्या कहते हैं? अंगुष्ठ। ये जो फर्स्ट फिंगर है इसे कहते हैं तर्जनी। अंगूठे को क्या कहते हैं? अंगुष्ठ। देखिए मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए, अंगुष्ठ। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ के बाद में आती है तर्जनी, तर्जनी के बाद में आती है मध्यमा। ये सेकंड नंबर फिंगर मध्यमा है। और ये थर्ड नंबर फिंगर क्या कहलाती है? अनामिका। और चौथी नंबर फिंगर ये जो है लास्ट फिंगर, इसका नाम है कनिष्ठा। और इनको पांचों को आपको याद रखना है क्योंकि किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हमको यहाँ पूछा है कि अंगूठे और मध्यमा के ये अंगूठा है और ये मध्यमा है, इसके बीच की अंगुली जो फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर क्या कहलाती है? तर्जनी कहलाती है। अनामिका गलत है। अनामिका तो ये जो रिंग फिंगर होती है आपकी थर्ड नंबर, ये होती है। 44वां नंबर प्रश्न देखिए, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने वाला शब्द क्या होता है? आत्मशलाघी कहलाता है। ठीक है। 41वां नंबर प्रश्न देखिए, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली वापस से रिपीट हुआ है। हाथ के अंगूठे के पास ये जो फर्स्ट फिंगर है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तर्जनी। मध्यमा ये सेकंड नंबर, अनामिका ये थर्ड नंबर और कनिष्ठा ये फोर्थ नंबर है। अब देखिए 42वां नंबर प्रश्न, मरने की इच्छा, जो मरने की इच्छा चाहता है उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षा। मुमूर्षा ये क्या है? मरने की इच्छा। इसके अलावा देखिए मुमुक्षा, ये मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। अगर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा पूछ ली जाए तो मुमुक्षा ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। जिजीविषा भी बहुत बार पूछा गया है, जीने की इच्छा। जीवन जीने की जो इच्छा होती है मरने से पहले, वो जिजीविषा। उत्सर्ग इच्छा, ये बलिदान करने की इच्छा। ऐसी इच्छा जिसमें आपको ये कि मैं उत्सर्ग करूं। 43वां नंबर प्रश्न देखिए, हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया है। सार्थक शब्द नहीं है। नहीं है का अर्थ क्या हो गया? हमें गलत छांटना है। दूत का कार्य दौत्य कहलाता है। हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, ये ऊपर से रिपीट हुआ है। दीक्षा देने वाला दीक्षांत, ये गलत है। दीक्षा देने वाला तो दीक्षा गुरु या दीक्षा दाता कहलाता है। दीक्षांत तो वो होता है जिसे दीक्षा दी जाती है। जो हमें दीक्षा दे रहे हैं वो तो दीक्षा दाता कहलाएंगे। 44वां नंबर प्रश्न देखिए, हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है वो हमें छांटना है। जो जानने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु कहलाता है। नापाक यानी बुरे इरादे से जो संधि एग्रीमेंट किया जाता है उसे दुर्भी संधि कहते हैं। मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न, बिल्कुल सही है। जो इस लोक से भिन्न ना हो, अलौकिक, ये गलत है। जो इस लोक से भिन्न होता है उसे अलौकिक कहते हैं। ठीक है ना। जो इस लोक से भिन्न ना हो, अलौकिक, जो इस लोक से भिन्न ना हो उसे लौकिक कहते हैं। जो इस दुनिया में है उसे तो लौकिक ही कहेंगे ना, अलौकिक तो कहेंगे जो इस दुनिया से भिन्न हो। 45वां नंबर प्रश्न देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसके लिए थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में पूछा गया है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। अप्रमाणिक क्या कहते हैं? जिसे कोई प्रमाण की आवश्यकता ना हो। प्रयोजनीय क्या होता है? जो किसी प्रयोजन, जो
किसी को उद्देश्य को काम में लेकर के किया जाए। 46वां नंबर प्रश्न देखिए, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया है। एकदम सिंपल, निर्यात कहलाता है। यांत्रिकी तो आपको पता ही है, यंत्रों से संबंधित जो भी विज्ञान होता है यांत्रिकी कहलाता है। भारोपीय ये एक परिवार है जिसमें भाषाएं बोली जाती है। और आयात, किसी दूसरे देश से भारत में जब माल आयात होता है उसे आयात कहते हैं, लाया जाता है। 47, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उसे कहते हैं परभृत। पर का अर्थ होता है दूसरा, दूसरा, और भृत का अर्थ क्या होता है? पालने वाला। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे दूसरे के घोंसले में रख देता है? उसका नाम है कोयल। ये कोयल का जो है पर्यायवाची शब्द है परभृत। याद रखना है आपको, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा उसे अपना बच्चा समझ करके पालता है। तो कोयल और कौवा दोनों ही परभृत कहलाते हैं, हलंत और बिना हलंत के शब्दों के साथ। फगुआ जो है फागुन के महीने में होली के समय गाए जाने वाले गीत है। निरूपण यानी किसी को समझाना, और परोक्ष जो आंखों के सामने नहीं होता है, जो प्रत्यक्ष है उसका विलोम शब्द होता है परोक्ष। 48वां नंबर प्रश्न देखिए, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद कैट 2022 में पूछा गया कि नाटक के एंड के अंदर जो मतलब श्लोक या गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भरत वाक्य। मंगल वाक्य क्या होता है? मंगल वाक्य नाटक के शुरुआत में गाया जाता है। विदूषक कॉमेडियन को कहते हैं, और व्याज वाक्य यानी झूठी प्रशंसा की जो बातें होती है उसे व्याज वाक्य कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्थक शब्द नहीं है यानी हमें गलत छांटना है, एसआई की परीक्षा में पूछा गया। बरसात के 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। जिसकी इच्छा की गई हो वो परिहार्य, ये गलत है। शक्ति का उपासक शाक्त, जिसकी इच्छा की गई हो वो तो इच्छित या इप्सित कहलाता है। और 50वां और अंतिम प्रश्न देखिए, ये पूछ रहा है असंगत विकल्प। हाउसकीपर की परीक्षा 2022 में पूछा गया था कि आपको गलत चीज छांटनी है। रात का मध्य भाग निश्चित बिल्कुल सही है। दावे को पूरा करने वाला दावानल बिल्कुल गलत है। दावानल तो क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जंगल की आग। ये क्वेश्चन सभी रिपीट हुए हैं, तो दावानल तो गलत है। दावे को पूरा करने वाला तो दावेदार कहलाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यास कहलाता है। देखने की इच्छा दिदीक्षा कहलाती है। इस प्रकार से हमने अपने सुपर 50 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द के लिए आज हमने पूरे किए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।